नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में हम उग्रवादियों राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों के क्या विचार थे, उनकी क्या विचारधारा थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी विचारधारा या राष्ट्रीयता से अभिप्राय उस विचारधारा से है जो ब्रिटिश शासन से घृणा करती थी। यह ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता और औचित्य में विश्वास नहीं करती थी। यह पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के स्थान पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ मानती थी। यह अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार चाहती थी। यह राजनीतिक भिक्षावृत्ति के स्थान पर संघर्ष, त्याग, बलिदान, स्वावलंबन तथा देशभक्ति में विश्वास रखती थी। उग्रवादियों ने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रशासन का विरोध किया। हम पहले चर्चा करेंगे उग्रवादियों के राजनीतिक विचार, और उसमें पहला है पश्चिमी सभ्यताइक अभिशाप। उग्रवादी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को भारतवासियों के लिए एक अभिशाप मानते थे। उनका कहना था कि भारत के पतन का मुख्य कारण विदेशी शासन है। उनका विचार था कि पहले देश स्वतंत्र हो, तभी उसकी आर्थिक और नैतिक उन्नति हो सकती है। उग्रवादी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ही अपना पथ प्रदर्शक मानते थे। उनका विचार था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से श्रेष्ठ है। दूसरा, ब्रिटिश शासन के विरोधी। उग्रवादी उदारवादियों की भांति ब्रिटिश शासन के भक्त नहीं थे। वे ब्रिटिश शासन के घोर विरोधी थे। उग्रवादी ब्रिटिश शासन की खुलकर आलोचना करते थे। जिन कानूनों, नीतियों को वे राष्ट्रहित में नहीं समझते थे, उनकी वे कटु आलोचना करते थे। वे ब्रिटिश सरकार के भेदभाव की नीति की भी भर्त्सना करते थे। वे उन योजनाओं का समर्थन करते थे जो राष्ट्रहित में होती थी, चाहे उसके लिए उन्हें सरकार से संघर्ष ही क्यों नहीं करना पड़े। अगला, ब्रिटिश शासन के असहयोगी। उग्रवादी ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं थे। उनका विचार था कि ब्रिटिश सरकार को वांछित सुधारों की क्रियान्वित करनी चाहिए, भारतीयों को उच्च सेवाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, तभी वह सहयोग करने को तैयार थे। ब्रिटिश न्याय में विश्वास। उग्रवादियों का ब्रिटिश न्याय और औचित्य में विश्वास समाप्त हो गया था। उनकी धारणा थी कि ब्रिटिश लोग भारत में उनके उद्धार के लिए नहीं बल्कि अपने लाभों के लिए आए थे। उन्हें ब्रिटिश जनता, ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश प्रेस पर विश्वास नहीं था। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय उग्रवादी आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। उसमें पहला है स्वराज्य की अभिलाषा। उग्रवादी ब्रिटिश साम्राज्य से तत्काल स्वराज्य की मांग करते थे। वे कहते थे कि पहले स्वराज्य प्राप्त हो, फिर अन्य समस्याओं को सुलझा लिया जाएगा। वे स्वराज्य चाहते थे, न कि औपनिवेशिक स्वराज्य जैसा कि उदारवादी चाहते थे। वे ब्रिटिश शासन में सुधार नहीं, अपितु ब्रिटिश शासन का अंत करना चाहते थे, और इसलिए तिलक ने नारा भी दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्म अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अब स्वावलंबन की राजनीति। उग्रवादी उदारवादियों की भिक्षावृत्ति की राजनीति में विश्वास नहीं करते थे। वे अपनी मांगों के लिए संघर्ष करना चाहते थे। उनके कार्यक्रम नियोजित और स्फूर्तिदायक होते थे। वे स्वावलंबन, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में विश्वास करते थे। अब सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। उग्रवादियों का लक्ष्य केवल राजनीतिक स्वराज्य प्राप्त करना ही नहीं था, बल्कि उनका एक लक्ष्य भारतीय नवयुवकों के लिए सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करना था। उन्होंने एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की योजना बनाई
जो राष्ट्र के द्वारा नियंत्रित होने के साथ ही देश के हितों के अनुकूल तथा नवयुगों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करे। अब उग्रवादियों की कार्य प्रणाली या उनके साधन। उग्रवादियों की धारणा थी कि राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधन अपर्याप्त है, इसलिए उग्रवादी संवैधानिक साधनों के साथ साथ स्वराज्य, संगठित निष्क्रिय प्रतिरोध, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार आदि का भी प्रयोग करते थे। उग्रवादियों के प्रमुख साधन थे। पहला, स्वावलंबन। उग्रवादी विचारक राजनीतिक भिक्षावृत्ति वाले साधनों में विश्वास नहीं करते थे। इस संबंध में विपिन चंद्र पाल का विचार था कि स्वराज्य स्वावलंबन के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। वे कहा करते थे कि हमें अपनी राष्ट्रीय शक्तियों को इस प्रकार संगठित करना चाहिए कि कोई भी शक्ति जो हमारे विरुद्ध हो हमारे सम्मुख झुकने को बाध्य हो जाए। दूसरा, निष्क्रिय प्रतिरोध। उग्रवादी शासकों के प्रति भक्ति और सहयोग के नैतिक स्थान पर निष्क्रिय प्रतिरोध के कार्यक्रम को अपनाने के पक्ष में थे। बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। उग्रवादियों के प्रमुख साधन थे बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। इनमें बहिष्कार सबसे प्रमुख था। बहिष्कार, उग्रवादियों के बहिष्कार आंदोलन की मुख्य प्रवृत्ति जो विदेशी वस्तुओं के विरुद्ध थी, परंतु इनकी व्याख्या में इसमें सरकार के साथ असहयोग, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों तथा उपाधियों का बहिष्कार भी शामिल था। उग्रवादियों की मान्यता थी कि बहिष्कार विदेशी शासन की प्रतिष्ठा और हितों के ऊपर एक सीधा आघात होगा। स्वदेशी, उग्रवादी नेता स्वदेशी में विश्वास करते थे और जनसाधारण में इसका प्रचार करने के लिए उन्होंने देशव्यापी आंदोलन का संगठन किया था। उग्रवादी स्वदेशी को स्वदेश की मुक्ति का मार्ग समझते थे। अब राष्ट्रीय शिक्षा। उग्रवादी भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक जागरण के परिणाम थे, इसलिए इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का भी समर्थन किया था। इन बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। अगला बिंदु, ब्रिटिश शासन का विरोध। उग्र राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश प्रशासन का पूर्ण रूप से विरोध किया तथा समय समय पर अनेक आंदोलन चलाकर ब्रिटिश शासन का खुलकर विरोध किया। तिलक ने केसरी में लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीति की आलोचना की। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के बहिष्कार जुलूस का नेतृत्व करके साइमन गो बैक का नारा दिया। उग्र राष्ट्रवादी ब्रिटिश भारत संबंधों को हितकारी नहीं मानते थे। उनके अनुसार दोनों राष्ट्र के हित परस्पर विरोधी थे। अब आंदोलनात्मक साधनों का प्रयोग। उग्र राष्ट्रवादियों का मानना था कि स्वतंत्रता संवैधानिक साधनों से प्राप्त नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता के लिए उग्र आंदोलन आवश्यक है। जैसा कि तिलक ने कहा था, हमारा जन्म स्वराज्य हमारा जन्म अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। इसी प्रकार विपिन चंद्र पाल ने कहा था कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य तथा हिंदुत्व ही हमारा यह लक्ष्य पूरा करेगा। हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।